एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ जम्मू और कश्मीर घूमने के लिए जाता है। अब जब वो आदमी जम्मू और कश्मीर जाता है तो जाने के कुछ देर बाद ही उस आदमी का उसके परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है। अब जब संपर्क टूटता है, घर में जो उसकी एक बेटी थी जिसकी कहीं शादी हो गई थी, वहां पे रह रही थी, जब उससे बातचीत नहीं होती तो बेटी परेशान होती है, अपने भाई को फोन करती है, अपनी मम्मी को फोन करती है। लेकिन जब किसी का फोन नहीं लगता तो बेटी काफी ज्यादा परेशान होती है और परेशान होने के बाद मीडिया, प्रेस, ये सारी चीजें इनका सहारा लेती है। और इसके बाद जब इनका सहारा लेती है और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करती है तो कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज निकल के सामने आती है जो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल उस लड़की के पूरे परिवार का कत्ल हो गया था और उस परिवार को, जिसको वो जम्मू और कश्मीर में खोज रहे थे, वो परिवार वास्तव में कहीं और ही मिलता है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूं, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को जब आप पूरी तरीके से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तो कई ऐसी चीजें, कई ऐसी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कैसे कोई वकील अगर अपने पे आ जाता है तो पूरे पुलिस प्रशासन को, पूरे पुलिस महकमे को कई दिनों तक कैसे गुमराह करता है, कैसे रिश्ते नाते का खून होता है, कैसे एक आदमी जिसकी तलाश, एक पूरे परिवार की जिसकी तलाश पुलिस वाले, यहाँ तक कि कमिश्नर तक उसकी तलाश जम्मू और कश्मीर में कर रहे हैं, और वही आदमी, उस आदमी की, उसकी पूरे परिवार की लाश पुलिस वालों के नाक के नीचे रखी हुई थी। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए, हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कोई प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा सुझाव मेरे नाम पे, या फिर कोई बात आप कहना चाहें तो कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के विकास नगर के सेक्टर 2 से, जहां पे एक परिवार, परिवार के मुखिया महमूद अली खान, जो कि एक इंडियन ऑयल के रिटायर्ड अफसर थे। अब जाहिर सी बात है, इतने ऊंचे पदवी पे थे, इतने ऊंचे ओहदे पे थे, तो उस इलाके में, उस पूरी जगह पे पूरा नाम था, पूरा रुतबा था, ठीक ठाक घर में पैसा था। इनके परिवार में इनकी पत्नी, इनके 2 बेटे और एक बेटी जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, वो नोएडा में रहती थी। परिवार में यही 5-6 लोग थे। आपस में काफी ज्यादा प्यार था, काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। सारे लोग सुखी सुखी रहते थे। परिवार में ठीक ठाक पैसे थे तो जो भी जरूरत थी वो पूरी हो जाती थी। ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं था। जो बड़ा बेटा सरफराज था वो एलएलबी करके जज का एग्जाम देने वाला था, और परिवार वाले इस उम्मीद में थे कि जो बड़ा बेटा सरफराज है वो भी जज की जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करेगा और समय के साथ हो सकता है वो जज बन जाए। इसी के साथ बेटी जो नोएडा में रहती थी, अपने पिता को अक्सर फोन करती थी, फोन पे बातें होती थी, सारे भाई बहनों से बातें होती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक 6 जनवरी 2022 इसी साल को जब बेटी पिता के मोबाइल पे फोन करती है तो पिता का फोन नहीं लगता। कुछ देर तक फोन करती है, घंटी बजती है, फोन नहीं उठता। बेटी थोड़ा सा परेशान होती है, अपनी माँ को फोन करती है, माँ का भी फोन नहीं लगता। फिर अपने भाई को फोन करती है, तो भाई को जब फोन करती है इतने ही वक्त में पिता के व्हाट्सएप से एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में लिखा था कि हम जम्मू जा रहे हैं, और जैसे ही रास्ते में हम थे, जम्मू पहुंच चुके थे, जम्मू से कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ पे भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, और इसी हाईवे पे हम फंसे हुए हैं, और यहाँ पे नेटवर्क है नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत होना। अब ये मैसेज जब आता है तो बेटी को लगता है कि जो हमारे अब्बू हैं, जो हमारे वालिद हैं, वो जम्मू कश्मीर घूमने गए होंगे, किसी काम से गए होंगे। बेटी थोड़ा सा रिलैक्स होती है। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद फोन करती है, फिर अब्बू का फोन नहीं लगता, ना ही माँ का फोन लगता है, ना ही भाई का फोन लगता है। इसके बाद 14 तारीख को 14 तारीख को जब बेटी फोन करती है, मैसेज करती है, तो फिर से व्हाट्सएप पे एक फोटो आती है। उस फोटो के साथ एक मैसेज लिखा हुआ आता है, और उस मैसेज में इस तरह से लिखा हुआ था, इस ढंग से बातचीत की गई थी जैसे लिखने वाला उसका पिता ना हो बल्कि उसका छोटा भाई सावेश हो, जो कि अपने पिता के साथ ही, पिता के बताए अनुसार पिता के साथ ही जम्मू कश्मीर गया हुआ था। और उसमें ये लिखा हुआ था कि हम लैंडस्लाइड में फंस गए हैं, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, किसी से मैंने मुश्किल से हॉटस्पॉट लिया है और उसी के माध्यम से मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। और इसके बाद जब ये मैसेज डिलीवर हो जाता है, उसके बाद उस फोन का नेट ऑफ हो जाता है उसके पिता का। इधर ये बेटी बार बार मैसेज कर रही है लेकिन नेट ऑफ, फोन कर रही है तो फोन स्विच ऑफ। बेटी काफी ज्यादा परेशान होती है, और परेशान होने के बाद अपने बड़े भाई सरफराज को ये सारी बात बताती है। तो सरफराज भी कहता है कि हाँ, मुझे भी तो पता है कि अब्बू जम्मू और कश्मीर गए हैं, लेकिन इस मामले में मेरी अब्बू से तब से बात नहीं हुई। अब इसके बाद जब ये बात बताती है कि कैसे वो लोग लैंडस्लाइड में फंसे हैं, तो सरफराज और बेटी, मतलब सरफराज की बहन और महमूद अली की बेटी,
ये दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद पुलिस का, प्रशासन का और अखबारों का रुख करते हैं और ये खबर मीडिया में, लोग अखबारों में और पुलिस वालों के पास पहुंचाते हैं कि कैसे उनके वालिद, कैसे उनके पिताजी जम्मू कश्मीर गए और वहाँ पे किस तरह से लैंडस्लाइड में फंस गए और फंसने के बाद उनका कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये मामला शहर के जब एसपी के पास जाता है, कमिश्नर के पास जाता है, चूँकि जो महमूद अली थे काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे, चारों तरफ उनका नाम रुतबा था, मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो ये खबर जब आला अफसरों के पास जाती है तो ये सारे लोग फौरन हरकत में आते हैं और जो महमूद अली और उनके परिवार को, परिवार में सरबेज था, उसकी वाइफ थी, इन तीनों को ढूंढने की कवायद जो है शुरू कर देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद उनसे कहते हैं, उनकी फ़ोटोज़ शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद कहते हैं कि आप जो है पता कीजिए कि ऐसे शक्ल के, ऐसे दिखने वाले लोग यहाँ से गए थे, वहाँ पे कहीं गायब हो गए हैं, तो आप पता कीजिए कि कहीं रुके हुए हैं किसी रिजॉर्ट में, किसी जगह पे। अब ये खबर जब यहाँ के आला अफसर वहाँ के अफसरों को देते हैं तो वो लोग भी पूरी शिद्दत के साथ महमूद अली को, उनके बेटे सावेश को और उनकी वाइफ को खोजते हैं। कई दिनों तक खोजते हैं। खोजने के बाद ना कोई सुराग मिलता है, ना कोई सबूत मिलता है। इधर ये खबर मीडिया में भी जब आती है तो 15 जनवरी साल 2022 को दैनिक जागरण के एक अखबार में, दैनिक जागरण के एक पेपर में, न्यूज़पेपर में ये खबर छप जाती है और साथ ही महमूद अली की, साबेश की और उसकी पत्नी की फ़ोटो भी छप जाती है। अब जैसे ही ये फ़ोटो छपती है और इधर ये लोग जांच पड़ताल कर ही रहे थे, तैसे ही पुलिस के पास ही, पुलिस महकमे से फ़ोन आता है और वो पुलिस वाले बताते हैं कि ऐसी ही मिलते जुलते शक्ल की 3 लाशें हमें 6 तारीख, 8 तारीख और 13 तारीख को इसी लखनऊ में मिली। अब ये बात जब शहर के कमिश्नर, शहर के एसपी सुनते हैं तो एक तरह से उनकी हवा खराब हो जाती है कि एक आदमी को हम जम्मू कश्मीर में खोज रहे हैं और उस आदमी की जो लाश है वो हमारे ही शहर में मिल रही है, हमारे ही जो जुडिशरी सेक्शन है उसके अंदर मिल रही है, हमारे इलाके में मिल रही है। तो ये पूरा माजरा क्या है? तो जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उस लाश के पास फौरन भाग के जाते हैं जहाँ पे लाश रखी हुई थी। अब इस लाश के मिलने की कहानी भी ये थी कि पहली लाश 6 जनवरी 2022 को सुबह 6-7 बजे एक इटौजा, लखनऊ में एक इटौजा थाना, एक इटौजा जगह है, वहाँ पे पहली लाश मिलती है। सुबह सुबह ये लाश मिलती है। लाश का गर्दन कटा हुआ था, गर्दन किसी ने रेत दिया था। पुलिस के पास जब फ़ोन आता है, पुलिस इस लाश को कब्जे में लेती है, पंचनामा बनाती है और फिर इंतजार करने लगती है कि अगर इस लाश को कोई कंप्लेन करेगा, इस लाश का कोई क्लेम करेगा या फिर आसपास के इलाकों में कोई मिसिंग रिपोर्ट हो, कोई ऐसी गुमशुदगी की तलाश के लिए रिपोर्ट की गई हो, तो फिर हम इस लाश की शिनाख्त कराएंगे, इस लाश की पहचान कराएंगे। लेकिन 6 तारीख के बाद 7 तारीख आता है, 7 तारीख को 8 तारीख आता है, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13 और ये पेपर में 15 तारीख को छपा था। तो टोटल 7-8 दिनों में इस लाश का क्लेम करने वाला कोई भी नहीं था। दूसरी लाश 8 तारीख को मिलती है, पहली लाश 6 को मिली, दूसरी 8 तारीख को मिलती है। लखनऊ में एक जगह है मलियाबाद, जहाँ के आम और ये सारी चीज़ें बड़ी फेमस हैं, वहाँ पे दूसरी लाश मिलती है। ये लाश एक बुजुर्ग की थी, 60 से 70 साल की उम्र के बीच का आंकड़ा था और इनके भी गर्दन को पहले वाले के तरीके से रेता गया था। लेकिन फर्क बस इतना था कि पहली लाश एक दूसरे थाने के अंदर मिलती है, दूसरी लाश एक दूसरे थाने के अंदर मिलती है और ठीक इसी तरह से तीसरी लाश 13 जनवरी को एक तीसरे थाने के अंदर मिलती है और ये लाश एक महिला की थी। चूंकि लाश का कोई क्लेम करने वाला नहीं था, ना ही कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, तो पुलिस वाले बेचारे करते भी क्या, उस लाश को रख देते हैं। जो उनका मॉर्चरी स्टेशन होता है वहाँ पे इस लाश को रखे हुए थे ताकि कोई क्लेम करे तो इस लाश को दे दिया जाए। अब जैसे ही ये पुलिस वाले जिनके पास ये लाशें मिली थी, जिनके अंडर ये लाश रखी गई थी, जब इस अखबार के फोटो को देखते हैं और साथ ही ये बात देखते हैं कि कमिश्नर से लेकर एसपी तक कैसे जांच कर रहे हैं, तब ये पुलिस वाले ही उन कमिश्नर साहब और एसपी साहब से ये सारी बात बताते हैं कि उन्हें ये लाश लखनऊ में ही मिली। अब ये खबर जब एसपी और कमिश्नर के पास पहुंचती है तो कमिश्नर की, एसपी की, दोनों की हवा खराब हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक लाश जिसे वो जम्मू कश्मीर में खोज रहे हैं, पूरे जम्मू पुलिस, कश्मीर की पुलिस लगी हुई है खोजने में 3 आदमियों को, उनकी लाशें हमारे ही शहर में मिल रही हैं। तो सवाल कई थे पुलिस के पास और पहला सवाल यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले में जो उनकी बेटी है उसी का हाथ है और वही पुलिस को गुमराह करने के लिए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई हो ताकि हम जम्मू कश्मीर में उलझे रहें।
अब पुलिस वाले इस बेटी से पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ के दौरान, ये सारी चीज़ों के दौरान बेटी से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। तो अब दूसरा जो शक जाता है उनके बेटे पे जाता है, सरफराज। तो सरफराज से डायरेक्टली ना पूछते हुए पुलिस वाले सरफराज की जो मूवमेंट्स है उसका रिकॉर्ड निकलवाते हैं। तो एक चीज़ बड़ी हैरान करने वाली उसमें मिलती है। जो सरफराज था वो 13 तारीख को लखनऊ से जम्मू के लिए फ्लाइट से गया था और 14 तारीख को जम्मू से ही लखनऊ आ गया था। अब पुलिस वालों के पास कई सवाल थे। अगर सरफराज अपने पिता को खोजने के लिए लखनऊ से जम्मू गया था तो एक दिन के अंदर ही लौट कैसे आया, और अगर नहीं गया था तो ये किस काम से गया था। इसी आधार पे, इसी बेस पे जो पुलिस है वो सरफराज को उठाती है, और उठाने के बाद जब सरफराज से पूछताछ करती है तो सरफराज शुरू में रोने लगता है और कहता है कि साहब, आप मेरे ही पिता की हत्या के बारे में मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, मेरे लिए कितनी शर्म की बात है, इससे अच्छा मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। ये सारे डायलॉग, ये सारे वाक्य, ये सारी लाइनें जो हैं सरफराज पुलिस के आगे बोलता है। लेकिन फिर पुलिस का वही सवाल था कि आप 13 तारीख को जम्मू क्यों गए थे और 14 तारीख को ऐसे अचानक से आ कैसे गए। अब पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है सरफराज से तो सरफराज फिर टूटता है और ऐसी बात बताता है, ऐसा वाकया बताता है जो ना केवल रिश्ते नाते, ना केवल पुलिस कानून के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानव जात के लिए एक शर्म की बात है। और इस बात में जो वो बताता है उसने पुलिस को गुमराह करने की क्या टेक्निक निकाली थी, ये भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। जब सरफराज से सख्ती से पूछताछ की जाती है तब सरफराज टूटता है और टूटने के बाद कबूलता है कि उसने ही अपने पिता, अपने भाई और अपनी माँ को मारा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इसने क्यों मारा है। तो उसके पीछे जो उसने वजह बताई, ये वजह भी बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल जो उसके पिता का रवैया था वो कहीं ना कहीं पक्षपाती था, पार्शियल था। पिता जो है अपने छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करता था इसके बताए अनुसार, और इसे कम प्यार करता था। एक दूसरा पहलू, एक दूसरा तथ्य इसने जो दिया वो ये था कि पिता चाहता था कि ये भी इंडियन ऑयल में जाए, जॉब करे, लेकिन इसने अपने पिता से मतभेद करके अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाके एलएलबी की पढ़ाई की और पीसीएसजे की तैयारी कर रहा था। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये तो कोई मर्डर करने की इसकी कोई सॉलिड वजह नहीं बन रही। अब इसके बाद फिर जब पुलिस वाले पूछते हैं तब वो सही सही बताता है और कहता है कि मैंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और इसके खिलाफ मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, चारों लोग थे। और मुझे डर था कि कहीं ना कहीं अब जो पिता है वो मुझसे इतने ज़्यादा खफा हो चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जो करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी है, उससे मुझे बेदखल कर देंगे और मेरे हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं आएगी। इसीलिए मैंने अपने पिता को मारने का प्लान बनाया। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा, जब तूने प्लान बनाया तो इतने दिनों तक पुलिस को गुमराह कैसे किया। तो इसके पीछे जो उसने कहानी सुनाई वो भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल 5 जनवरी 2022 को वो लगभग 90 नींद की गोलियां लेके अपने घर पे जाता है और घर के खानों में नींद की दवाई मिला देता है। अब नींद की दवा लगभग 90 नींद की गोली बहुत ज़्यादा होती है, शायद इतनी नींद की गोली कोई खा ले तो ऐसे भी मर जाए। जब ये 90 नींद की गोली खानों में मिलाता है, मिलाने के बाद अपने घर वालों को खिलाता है तो घर वाले तुरंत ही सो जाते हैं। इसके बाद इसकी डील एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई थी, उसको भी कहता है, माफ कीजिए, एक सफाई कर्मी से, उसको भी अपने प्लान में शामिल करता है। और उसके बाद बारी बारी से अपने भाई का, अपने पिता का, अपनी माँ का गला रेत देता है। रेतने के बाद अब इसे लाश को ठिकाने लगाना था और इसने भी उसमें जो पूरी कानून की पढ़ाई की थी उस पूरी पढ़ाई को इसने इस्तेमाल किया। अपने भाई की लाश को 6 जनवरी को ये किटौजा थाने के पास ले जाके फेंक देता है, कपड़े में लपेट के। उसके बाद अपने पिता की लाश को 2 दिन तक अपने घर में रखता है। 2 दिन बाद अपने पिता की लाश को मलिहाबाद थाने के क्षेत्र में फेंकता है ताकि इन दोनों लाश में आपस में कोई संबंध न मिले। अब इसके बाद 5 दिन और इंतजार करता है। 5 दिन बाद जब माँ की लाश थोड़ी बहुत खराब हो चुकी थी, इसके बाद अपनी माँ की लाश को एक तीसरे थाने के क्षेत्र में फेंकता है। इसका प्लान ये था कि अगर पुलिस वाले जांच पड़ताल करें भी तो तीनों मामलों को अलग अलग जांच पड़ताल करें, और जो मिसिंग की कंप्लेन है, मिसिंग की रिपोर्ट है, वो जम्मू के लिए हम दर्ज करवाएंगे। और जम्मू के लिए जब हम दर्ज करवाएंगे तो हमारी जो पुलिस है इन आदमियों को, इन शख्स को जम्मू में खोजेगी और खुद जाके नहीं खोजेगी, यहाँ से कांटेक्ट करेगी, जम्मू पुलिस खोजेगी। उसके बाद जो मामला है जम्मू पुलिस पे छोड़ दिया जाएगा और जम्मू पुलिस को कोई ऐसा शख्स मिलेगा ही नहीं। लखनऊ की पुलिस कोई काम करेगी नहीं, जम्मू पुलिस वालों को कुछ मिलेगा नहीं, तो हम सेफ रहेंगे।
इसका प्लान इस तरह सक्सेस था कि इसको सक्सेस बनाने के लिए ये 13 से 14 लाख जम्मू जाता है, वहां की कुछ तस्वीरें खींचता है, 14 तारीख को अपनी ही बहन के मोबाइल पे भेजता है अपने पिता के मोबाइल से। उसके बाद ये सारी तस्वीरें, ये सारी चीजें करने के बाद, ताकि लोकेशन भी अगर कभी निकाली जाए तो जम्मू की मिले, क्योंकि लास्ट लोकेशन पुलिस निकालती है, तो 14 तारीख अगर निकालती तो जम्मू की मिलती। ये सारे प्लान इसने बना लिए थे, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी से चूक हुई। पुलिस वालों को जो लाश मिली थी, वो पुलिस वाले भी इस लाश को पहचान गए, क्योंकि उसी लाश की फोटो, इसी के पिता, इसी के भाई, इसी की माँ की फोटो पेपर में भी छपी हुई थी। अगर ये इश्तिहार ना देता, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना देता, तो शायद ये मामला आज भी अनसुलझा रह जाता और ये प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हड़प के बैठ जाता। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। बाकी भारत में सजा होने में कितना समय लगेगा ये आप भी जानते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी लखनऊ के ट्रिपल मर्डर केस की, जिसमें पैसे की लालच में अपनी पूरी पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए कैसे एक बेटे ने अपने पूरे परिवार वालों को मारा और पुलिस को लगभग हफ्तों तक गुमराह किया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सुझाव, कोई सजेशन, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 8:30 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।